हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने पिछले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट की जो वीडियो थी, लेक्चर थी, उसके अंदर सेगमेंट रिपोर्टिंग यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 तक जो है डिस्कस कर लिया था। आज हम अपने यूनिट 3 का एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम अपनी यूनिट 4 के ऊपर स्टार्ट करेंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक बचा है यूनिट 3 का वो है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जरा उसको डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसके। This standard is formulated to achieve the objective of specifying the minimal particular of an interim financial report and to specify the postulates for identification and computation in complete financial statements for an interim period। देखिए interim period से हमारा कहने का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये हमारा एक पूरा साल है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है, मान लीजिए यहाँ पर 20 लिख देता हूं मैं और ये है अपना 21। तो ये हमारा एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर हो जाता है 12 महीने का। तो जब कोई रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरह की जाती है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो किसी भी तरह की हो, जो 12 महीने से जो है वो कम पीरियड की हो, यानी कि पूरा साल जो है उसके अंदर जो है एक तरह से दर्शाया ना गया हो, वो किसी पर्टिकुलर जो है छोटे पीरियड की हो, एक साल से छोटा पीरियड, मान लीजिए वो एक क्वार्टर हो सकता है या फिर वो मान लीजिए आपके 2 महीने हो सकते हैं, बाई मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं या हाफ ईयरली हो सकते हैं। तो उस तरह की जो रिपोर्टिंग है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो साल के दौरान जो आपकी की जाती है उसको जो है हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का नाम देते हैं। तो इसका जो काम है वो एक तरह से ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पेसिफाइंग द मिनिमल पर्टिकुलर ऑफ एन, इस तरह से जो है आपका ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको किस तरह से देना है, पोस्टुलेट द आइडेंटिफिकेशन कंप्यूटेशन की इसको किस तरह से कंप्यूट करना है, क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है इस रिपोर्ट में आएंगी और क्या नहीं आएंगी, वो सारी चीजें। टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशन परफॉर्मेंस एंड अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज क्रेडिटर इन्वेस्टर एंड अदर रिक्वायर टाइमली एंड रिलायबल। तो अगर हम अपने क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारी मैनेजमेंट है उसको हर थोड़े थोड़े टाइम में जो है अपनी रिपोर्ट्स या परफॉर्मेंस की जो है रिपोर्ट देते रहेंगे, तो उससे जो है उनके अंदर जो है विश्वास का एक विश्वास कायम बना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपने स्कूल सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आपके मंडे टेस्ट हो सकते हैं या जो वीकली टेस्ट होते हैं वो होते हैं, उसके बाद आपके जो है सेमेस्टर टेस्ट होते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स कह सकते हैं उनको, और उसके बाद जो है आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो जो फाइनल एग्जाम से पहले जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं जिससे आपकी जो है डे टू डे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है, आपकी जो एक लॉन्ग टर्म परसेप्शन बनाई जा रही है कि हाँ ये बच्चा अगर जो है वीकली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर ये मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये अल्टीमेटली जो है अपने फाइनल में भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो उसी तरह से जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साल के जो दौरान की जा रही है, जिससे ये हमें एक आइडिया सा हो जाता है रब कि हाँ भाई साल के दौरान जो है इसकी फंक्शनिंग अच्छी है, तो ये मान लिया जाता है कि जो साल के एंड की जो इसकी रिपोर्ट होगी वो भी ठीक ठाक रहेगी। उसके बाद जो है हम इसका स्कोप डिस्कस करते हैं। विच एंटिटी शुड बी नीडेड टू प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, कौन कौन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस तरह की रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, कितनी फ्रीक्वेंटली यानी कितने टाइम पीरियड के बाद करना है, एंड हाउ सून आफ्टर द एंड ऑफ इंटरिम पीरियड इज नॉट मैंडेटेड इन दिस स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर जो है ये चीजें मैंडेट नहीं की गई हैं, तो कोई करना चाहे या कोई ना करना चाहे तो वो आदमी के ऊपर या कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। द रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एट एन इंटरिम डेट बाय स्टैट्यूट गवर्निंग एन एंटरप्राइज में भी डिफरेंट इन फॉर्म। तो ये जो है अपनी एंटरप्राइज के हिसाब से जो है अलग अलग हो सकती हैं। Preparation and presentation of a cash flow statement for the purpose of enterprise annual financial report is required। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर जो है आपकी मैंडेटरी होती है, और कंडेंस्ड कैश फ्लो जो है एक तरह से मतलब आपके उस पीरियड के लिए, अब जिस पीरियड का मान लीजिए 2 मंथ का कर रहे हैं या क्वार्टर का कर रहे हैं या फिर एक हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है देनी काफी जरूरी हो जाती है स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारा इंटरिम पीरियड, यानी कि अब डेफिनेशंस का पार्ट आ जाता है कि हमें जो जो शब्द यहाँ सुनने को मिले जैसे इंटरिम है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इस तरह का जो है इस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या क्या मतलब बनता है। तो इंटरिम पीरियड यानी कि वो पीरियड जो फुल फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो हमारा 12 मंथ का फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है, उससे छोटा कोई भी जो पीरियड है वो आपका इंटरिम पीरियड बन जाता है। वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कुछ भी हो सकता है, लेकिन 12 महीने से जो है छोटा होता है, क्योंकि 12 महीने जब पूरे होते हैं तो आपको जो है अपनी कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी कि अब रिपोर्ट क्या, हमने ये देख लिया कि पीरियड क्या है, अब ये देखते हैं कि वो पीरियड में रिपोर्ट जो है वो देनी है तो वो क्या होती है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मींस फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग इधर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह से जो है आपकी रिपोर्ट बन जाती है, या तो आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे या उसका जो है कंडेंस्ड पार्ट यानी कि एक एक्सट्रैक्ट होगा, जिससे आपको एक रफ आइडिया समझ जाएगा हाँ ये जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की अब तक ठीक ठाक है। कंटेंट ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसके जो है पर्पस क्या है वो यहाँ पर बताया गया है, जो चीजें हैं इसके अंदर इंक्लूड जो होती हैं वो बताई गई हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज द फॉलोइंग इन केस ऑफ इंटरिम। तो स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन की आज हम जो है कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो चीजें, जैसे आपकी जो है बैलेंस शीट, उसको स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी कह सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपका कैश का जो है वो कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, आपके पास वर्किंग कैपिटल है या नहीं है, आपके पास जो लिक्विड कैश जो है वो किस जो है हद तक अवेलेबल है। उसके बाद आपके आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, ये मैंडेटरी होते हैं, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स मिनिमम a set of condensed financial statement for preparation and presentation of an interim financial report because of timeliness, cost and to avoid repetition of information। उसके बाद आते हैं essential components of, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे इसके लिए essential है, कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट जो है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का बनता है। तो फिर से द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी अपनी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट यानी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अपना एक्सप्लेनेटरी नोट्स यानी नोट्स टू अकाउंट्स। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और अर्निंग पर शेयर, इस तरह का इसका जो है स्ट्रक्चर आपका रह सकता है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी डन इन कंपैरेटिव फॉर्म शोइंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइटम एट एंड ऑफ द करंट ईयर विद दैट ऑफ अ प्रीवियस ईयर। तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है उसके तौर पर भी की जा सकती है कि पिछले साल 3 महीने, शुरुआती 3 महीने हमारी ये परफॉर्मेंस थी और इस साल शुरुआती 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने जो है हमारी ये परफॉर्मेंस है। तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट के तौर पर भी इसको बनाया जा सकता है। द कंपैरेटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो शुड आल्सो बी डिस्क्लोज्ड इन कंपैरेटिव फॉर्म फॉर करंट एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। एग्जैक्टली वही बात जो है। उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड है कि अमाउंट ऑफ सम आइटम अर्लियर शोन इन इंटरिम शो रिमार्केबल चेंज देन द सेम शुड बी शोन इन फाइनल इंटरिम रिपोर्ट। अगर जो इंटरिम रिपोर्ट्स हैं आपकी, मान लीजिए बाई मंथली है और 2 महीने में आ रही है और उसके अंदर कोई इस तरह का फिगर या अमाउंट है जो आपके आने वाले जो फाइनल रिपोर्ट है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है, तो वो जो है आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड नोट शुड बी गिवन एट द एंड एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ सेम। If something important is expected to happen in future, तो ये contingencies जो हैं वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से ही आपकी बनेगी। उसके बाद आते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल अडॉप्ट द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज इन इंटरिम और फाइनल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये माना जाएगा, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि मान लीजिए आप जो है अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है अडॉप्ट करी है, मान लीजिए आप डेप्रिसिएशन जो है WDV मेथड से लगा रहे हैं इस तरह से, तो ये मान लिया जाएगा, जो ये आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप बाकी के जो साल है पूरा साल उसमें भी WDV ही अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने जो अपनी इंटरिम रिपोर्ट्स दी हैं उसमें WDV अप्लाई किया जब, लेकिन फाइनल आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई तो उसके अंदर आपने जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा था, तो वो काम नहीं होना चाहिए। एंटरप्राइज रिपोर्टिंग शुड नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ जो है एनुअल रिपोर्ट। तो इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो आपकी एनुअल रिपोर्ट की कैलकुलेशंस पर अफेक्ट नहीं डालनी चाहिए। ये आपका एक साइड बाय साइड जो है काम जो है वो करा जाना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग प्रिंसिपल फॉर द इंटरिम शुड बी सेम एज ऑफ एनुअल फाइनेंशियल इन केस ऑफ इनकम। तो जो रिकॉग्नाइजेशन है कि एक्सपेंसेस की, एसेट्स की, आपके लायबिलिटीज की, वो जो है आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आप फाइनली प्रेजेंट करेंगे। ये आपके जो है आपकी यूनिट जो 3 है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर जो है आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं कि बिजनेस सेगमेंट क्या होता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, रिपोर्टेबल। तो इस तरह से जो है डिटेल नोट और इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 16 नंबर में भी पूछे गए हैं। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, उसको मैं चाहूंगा कि आप अपने एग्जाम से पहले कम से कम 2 या 3 बार जो है अच्छे से पढ़ के जाए। ये आपका ट्रू ब्लड रिपोर्ट है, इस तरह से जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, इनको एक बार आप गौर फरमाइएगा। और इनके जो आंसर्स हैं वो काफी डायरेक्टली ऊपर गिवन ही है, तो आप ऊपर उनको पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम जो है प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 4 जो कि हमारी ASFR की फाइनल यूनिट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करना है, हमारे कंटेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है मर्चेंट बैंकर्स को जो डिस्कस करेंगे कि मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं। एक प्राइमा फेसी बात बता दूं तो ये आपका एक इंटरमीडिएटरी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंडिया में किस तरह की मर्चेंट बैंकिंग है, क्या फंक्शंस होते हैं इनके, प्रोसेस क्या रहता है रजिस्ट्रेशन का अगर किसी को मर्चेंट बैंकर बनना है। उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, बैकग्राउंड क्या है म्यूचुअल फंड्स का, इंडिया में कैसे कैसे आए, और कुछ प्रोविजंस जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हमारे भारतवर्ष में वो डिस्कस करेंगे। जरूरतें क्या थी, किस तरह के होते हैं, वो जो नेट एसेट वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि जो म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन है वो किस तरह से की जाएगी। तो उसके लिए जो है आपके सिलेबस में नेट एसेट वैल्यू का जिक्र जो है किया गया है। इस तरह से आपकी फोरेंसिक अकाउंट आ जाती है। ये सारी चीजें जो है हम यूनिट 4 के अंदर कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ जो है हमारा मर्चेंट बैंकर्स। तो मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मर्चेंट बैंकर इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी व्हिच वर्क एज अ लियासन अमिड द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। कहने का ये मतलब है कि लियासन का मतलब होता है एक तरह से जो है लिंक जो है काम करता है आपका कंपनी के बीच में और उसके इन्वेस्टर्स के बीच में। यानी कि जैसे कंपनी है A और कोई इन्वेस्टर है मान लीजिए राम,
तो इसको इस कंपनी ए में जो है इन्वेस्ट करना है तो ये जो है अपने मर्चेंट बैंकर्स जो है उनका जो है हेल्प ले सकता है। तो जो राम है वो मर्चेंट बैंकर एजेंसी के पास जाएगा और मर्चेंट बैंकर एजेंसी जो है वो कंपनी को कहेगी कि भाई साहब राम जो है आपके इतने शेयर्स खरीदना चाहता है या आपकी कंपनी के अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो काइंडली अप्रूव हिज रिक्वेस्ट। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मर्चेंट बैंकर परफॉर्म करता है। इट प्लेज एन इंपेरेटिव रोल इन प्राइमरी मार्केट एक्टिविटीज एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्रिपेयरिंग द प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर उसके जो आईपीओ होता है, एफपीओ होता है, चीजें जब होती हैं यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जब किया जाता है कंपनी के शेयर्स का, लोगों में उसके शेयर्स के बारे में जो है जानकारी दी जाती है ताकि लोग उसके शेयर जो है खरीद सकें, तो वो चीजें भी जो है मर्चेंट बैंकर एक तरह से परफॉर्म करता है। मर्चेंट बैंक डज नॉट सपोर्ट रेगुलर कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो मर्चेंट बैंकर जो है वो एक नॉर्मल बैंक की तरह जो है ऑपरेट नहीं करता कि भाई आपके डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करेगा, आपके सेविंग अकाउंट्स खोल कर देगा, इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं करता। A merchant banker is engaged in management of the business by making arrangement of sale, purchases and subscribing of the securities as a manager, mentor or counselor और providing advisory service regarding issue management। तो इस तरह के जो है फंक्शन वो एक मर्चेंट बैंकर परफॉर्म करता है एक कंपनी के लिए कि कंपनी का सेल्स का ख्याल रखना, उसकी परचेजेस का ख्याल रखना, उसकी सिक्योरिटीज जो है वो सब्सक्राइब करवाना एज अ मैनेजर और काउंसलर, यानी कि उसकी जो है काउंसलिंग टाइप जो है वो करता है, और एडवाइजरी जो है सर्विसेज कि कब कहाँ कितना पैसा जो है फ्लोट करना है, वो सारी चीजें जो है एक मर्चेंट बैंकर परफॉर्म करके देता है। अकॉर्डिंग टू सेबी यानी कि जो हमारा एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, मर्चेंट बैंकर इनके लिए स्पेसिफिकली रूल बुक जो है वो उन्होंने बनाई है, यानी कि जिनका नाम है सेबी मर्चेंट बैंकर्स रूल 1992। A merchant banker has been defined as any person who is engaged in the business of issue management। इधर issue management का मतलब जो आपकी सिक्योरिटीज है उसको कैसे इशू करना है, इशू को कैसे मैनेज करना है, अलॉटमेंट कैसे होगी, एप्लीकेशन कैसे होगी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, उस तरह की सारी चीजें जो है वो आपका मर्चेंट बैंकर संभालता है। इधर बाय मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज और एक्टिंग एज अ मैनेजर, कंसल्टेंट, एडवाइजर और रेंडरिंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट। तो मैनेजर भी की तरह एक्ट कर सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है, कंपनी का एडवाइजर बन सकता है जो है आपके इन्वेस्टर्स और कंपनी का, और इस तरह की जो सर्विसेज हैं एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इन्होंने जो डेफिनेशन दी है किंडलबर्गर ने, वो है मर्चेंट बैंकिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फ्रॉम कॉमर्स विच फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड अ प्रोलॉन्ग्ड इंटरमीडिएट स्टेज नोन इन इंग्लैंड ओरिजिनली एज मर्चेंट बैंकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं कि मर्चेंट बैंकर जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने ये समझ लिया कि मर्चेंट बैंकर होता क्या है। तो एक कंपनी है, एक इन्वेस्टर है, उसके बीच में जो है एक इंटरमीडिएट का जो काम करता है वो मर्चेंट बैंकर करता है। कंपनीज के सेल्स जो है, परचेज जो है और सब्सक्राइब है, इशू ऑफ शेयर का, वो जो है सारी चीजें, सिक्योरिटीज का अगर मैं कहूँ तो वो मर्चेंट बैंकर मैनेज करता है। टू चैनलाइज द सरप्लस मनी अवेलेबल विद कम्युनिटी इनटू फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी। जो हमारी सेविंग्स हैं, जो इस तरह का जो एक्सेस फंड है हमारे पास, तो कम्युनिटी का उसको जो है इन्वेस्ट कराने में एडवाइस करता है, कंसल्टेंसी करता है, वो चीजें मर्चेंट बैंकर करता है। टू हार्मोनाइज द वर्किंग ऑफ डाइवर्स मीडिएटर्स सच एज रजिस्ट्रार, बैंकर, एडवर्टाइजिंग, ब्रोकर्स एक्सेट्रा। तो इन सब के जो फंक्शंस हैं उनको एक तरह से जो है वो रेगुलेट करता है और हार्मोनाइज करने की कोशिश करता है एक ही जगह पर। तो मान लीजिए एक मर्चेंट बैंकर है, ये उसका ऑफिस है, और ये है रजिस्ट्रार, ये है बैंकर, ये है एडवर्टाइजिंग और ये है एक ब्रोकर, और ये है मान लीजिए कंपनी ए। तो ए जो है कंपनी, मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूं यहाँ पर बी। तो मान लीजिए ए जो कंपनी है जो अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, तो वो जो ये काम है, बजाय कि खुद अलग अलग लोगों के पास जाने के लिए, जैसे प्रोस्पेक्टस जो है वो पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा, फिर बैंकर्स के पास जाएगा, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, फिर वो ब्रोकर्स के पास जाएगा, इस तरह की हरकतें खुद करने की बजाय वो अपने मेन पर्पस पर जो है फोकस कर सके, वो ये सारा जो जिम्मा है, जिम्मेवारी जो है वो अपने जो है बी मर्चेंट बैंकर उस पर सौंप देती है, और फिर वो बी जो है अपने लेवल पर जो है इन सबसे कम्युनिकेट करता है और जो है जो इशू शेयर सिक्योरिटीज हैं उनको जो है एलोकेट करवा देता है। टू मेक सर्टेन कंफर्मिटी विद गाइडलाइंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो जो सिक्योरिटीज मार्केट है, हमारा एनएसई है, बीएसई है, उनके साथ जो है उनकी गाइडलाइंस को जो है प्रॉपरली फॉलो करवाता है। उसके बाद आते हैं मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया की। इंडिया में जो है मर्चेंट बैंकिंग का क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो 1969 में नेशनल ग्रिंडलेज बैंक, तो ये एक बैंक था, फॉरेन बैंक, सेट अप द वेरी फर्स्ट बैंक। आफ्टर दैट सिटी बैंक स्टार्टेड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इन 1970। तो सबसे पहले जो है नेशनल ग्रिंडलेज बैंक था, उसने स्टार्टअप किया एक मर्चेंट बैंकिंग का। उसके बाद फिर हमारा जो सिटी बैंक है उसने स्टार्ट किया, और फिर 1972 में जो है हमारे एसबीआई महाराज को जो है वो होश आया, उसको लगा कि भाई अब जो है फॉरेन बैंक हमारे नेशनल बैंक से आगे निकल रहे हैं, तो हमें भी किसी तरह से जो है थोड़ा फंक्शन करना पड़ेगा। एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट सेपरेट मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक इन 1973 एंड अदर कमर्शियल बैंक सच एज। तो बाकी बैंक्स ने जो है एसबीआई के बाद जो है मर्चेंट बैंकिंग जो है सर्विस
सर्विसेज वो स्टार्ट करनी शुरू कर दी। देन प्राइवेट ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने भी ये चीजें स्टार्ट कर दी। इनिशियली मर्चेंट बैंकर मैनेज द पब्लिक इश्यूज एंड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज बट आफ्टरवर्ड दे परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज स्टेटेड अबव। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं ये तीन, ये जो है बाद में उन्होंने फंक्शन करनी स्टार्ट कर दी। जो स्कोप है इनका वो वाइड होता चला गया समय के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं फंक्शंस: कॉर्पोरेट काउंसलिंग, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, क्रेडिट सिंडिकेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, वेंचर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मर्चेंट बैंकर के, ये आपको दिए गए हैं। यानी कॉर्पोरेट काउंसलिंग यानी कंपनीज को सलाहकारी करना कि उनके इश्यूज जो हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन खरीद सकता है, उनकी जो सेल परचेज और सब्सक्रिप्शन है उनसे रिलेटेड जो है सारी चीजें करना, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करवाना, वो सारी चीजें जो है। उसके बाद प्रोजेक्ट काउंसलिंग है, कोई प्रोजेक्ट है आपने लिया है इन्वेस्टमेंट का, वो उसके बारे में जो है आपको एडवाइस करना, काउंसलिंग करना। क्रेडिट सिंडिकेशन यानी जो आपका क्रेडिट है, एक्सेस क्रेडिट है मार्केट में, जो फ्लो मनी चल रहा है उसको किस तरह से जो है यूटिलाइज करना है, करवाना है, वो सारी चीजें हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की भाई कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ए, तो उसको जो है अपने जो सिक्योरिटीज हैं वो लोड कर इशू करनी है, तो वो डिसाइड करेगा कि भाई जो है डेट कितनी होनी चाहिए, मतलब मैं उधार कितनी लूँ, और इक्विटी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारे शेयर होल्डर्स का फंड जो है मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने होने चाहिए। तो इस तरह की जो रेशो है डिवाइड वो कर देता है कि इतना आप डेट लीजिए, इतना आप इक्विटी लीजिए, ताकि जो आपकी ओवरऑल रिस्क है इनकी रिडम्पशन की या फ्यूचर रीपेमेंट्स की वो जो है कम से कम हो सके, और जो है सेम साइमल्टेनियसली जो है आपके इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी जो है आपका रिटर्न जो है वो अच्छा सा मिल सके। तो पोर्ट उसके बाद आते हैं फिक्स डिपॉजिट्स को आपके जो मैनेज करना है वो है। वेंचर कैपिटल हो गए कि मतलब जो स्टार्टअप्स में जो रिस्की बिजनेसेस हैं उनके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है वो कैसे करवानी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, डे टू डे जो आपका वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे जो रिक्वायरमेंट है आपके कैश की, उस तरह की चीजें जो है वो भी यही मैनेज करते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो होता है आपके जो है मल्टीपल सिक्योरिटीज का जो है आपने मान लीजिए जो आप एक इन्वेस्टर हैं तो उस तरह से आप 1 लाख रुपए मान लीजिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो 1 लाख रुपए जो है आप अगर सिर्फ इक्विटी में डाल देंगे तो वो हाईली रिस्की हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपकी जो रिस्क को जो डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है कि 1 लाख में से 10,000 अपने सेविंग में डाल दीजिए, 10,000 एफडी में कर लीजिए, 20,000 जो है इक्विटी में डाल दीजिए, 30,000 म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। तो इस तरह की जो है आपकी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है वो की जाए तो उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर जो है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, कि अगर आपको मर्चेंट बैंकर जो है वो बनना है तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, किस तरह आप जो है मर्चेंट बैंकर बन सकते हैं। तो एज पर रूल 3 ऑफ सेबी, यानी कि सेबी का रूल नंबर जो 3 है वो डिटरमाइन करता है कि वो ले करता है वो रिक्वायरमेंट जिससे आप जो है मर्चेंट बैंकर बन सकते हैं। इन इंडिया मर्चेंट बैंकर्स आर रेगुलेटेड थ्रू सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992 अकॉर्डिंग टू रूल 3 एनी पर्सन हु इज नॉट सर्टिफाइड बाय सेबी रूल्स कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी ऑफ मर्चेंट बैंकर। तो जो सेबी के द्वारा जो है वो ऑथोराइज नहीं है वो मर्चेंट बैंकिंग के जो है कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद है ये जो है आपके स्टेप्स दिए हैं, पर्सन शुड अप्लाई टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट टू द बोर्ड इन फॉर्म ए। तो फॉर्म ए होता है वो सर्टिफिकेट होता है आपका जिसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म कह लीजिए, जिसके अंदर जो है बोर्ड को जो है वो आपको ये फॉर्म ए जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कराना पड़ेगा। A1A जो है एन एप्लीकेशन शुड बी गिवन विद एप्लीकेशन फी एज मेंशन इन शेड्यूल 2। तो ये जो है आपका फॉर्म ए जो है और 1A जो है ये आपके दो फॉर्म है जिसके अंदर आपकी जो है एक एप्लीकेशन जाती है, उसके साथ जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है एप्लीकेशन की जो नॉन रिफंडेबल होती है वो आपको सबमिट करानी पड़ती है। उसके बाद स्टेप 2, सच एप्लीकेशन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सब्सिक्वेंट गिवन कैटेगरीज ऑफ द मर्चेंट बैंकर। तो जिस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है उसका जो है आपको एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो कैटेगरी 1 हो जाती है जिसके अंदर जो है कंसल्टेंट स्पॉन्सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस तरह की सर्विस आती है। कैटेगरी 2 में जो है काउंसलर स्पॉन्सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। उसके बाद जो कैटेगरी 3 अंडर राइटर काउंसलर कंसल्टेंट, तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप जैसे जैसे कैटेगरी अपनी बढ़ाते जाएंगे उस तरह से जो है आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो ऊपर नीचे होती जाएगी और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट भी जो है स्ट्रिक्ट से नॉर्मल आती जाएंगी। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 9 दिसंबर 1997, तो 1997 9 दिसंबर से जो है कुछ चीजें जो है ऐड की गई हैं। एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 2 should be prepared to perform the deed stated in clause A, and an applicant can perform the action as a portfolio manager after obtaining separate registration certificate as per SEBI। तो एक सब रूल बनाया गया 2A जो है, तो वो स्टेट करता था कि आप जो है एक सब्सिक्वेंट अगर एप्लीकेशन डाल देंगे जो है क्लॉज ए के अंदर मेंशन की गई है इस तरह की, तो आप जो है पोर्टफोलियो मैनेजर भी है अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई। उसके बाद हम आते हैं अपने रूल नंबर 4 के ऊपर, कंडीशंस फॉर मर्चेंट बैंकर रजिस्ट्रेशन। क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जो मर्चेंट बैंकर की रजिस्ट्रेशन में फॉलो करना जरूरी है। तो रूल नंबर 3 के हिसाब से हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बाय बोर्ड एंड इफ रूल्स एज पर द फॉर्म आर नॉट फॉलोड बाय द एप्लीकेंट। तो रूल नंबर 4 जो है वो कंडीशंस देता है, रूल नंबर जो 3 है वो ये बताता है कि अगर आपकी
जो इनकम, अगर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है, उसके अंदर अधूरी इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाली है, तो वो हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। तो आफ्टर रिजेक्शन द एप्लीकेंट विल बी गिवन अ चांस टू कॉन्फिस्केट द ऑब्जेक्शन विद इन स्पेसिफाइड टाइम प्रोवाइडेड बाय दी बोर्ड। तो एक पर्टिकुलर टाइम विंडो दी जाती है। मान लीजिए आपने अपनी एप्लीकेशन जो है 1 अप्रैल को डाल दी है और वो एप्लीकेशन मान लीजिए 15 अप्रैल को रिजेक्ट कर दी गई है, किसी आपके गलत इन्फॉर्मेशन या कोई आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाली है उसके चलते, तो आपको एक टाइम दिया जाएगा 1 हफ्ते का, या जो भी इनके रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। तो आप उसके अंदर जो है अपने जो ऑब्जेक्शंस आई हैं आपके फॉर्म में, इनकम्प्लीट कुछ है तो आप उसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसको दोबारा से रीवेरीफाई करवा सकते हैं। द बोर्ड में कॉल फॉर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ एप्लीकेंट फॉर द रीजन ऑफ डिस्कार्डिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो ये रूल नंबर 5 में मेंशन किया गया है। द एप्लीकेंट विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ बोर्ड इफ रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह की जो है पर्सनल वेरिफिकेशन है या ह्यूमन वेरिफिकेशन है वो करनी है तो आपको जो है बोर्ड के आगे प्रेजेंट भी होना पड़ सकता है। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 7 यानी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, जो CAN होते हैं। तो वो चीजें जो है किस तरह से आपको पूरी करनी है, क्योंकि देखिए आप इस तरह के फंक्शंस कर रहे हैं तो आपके पास एक जो है फंड बैकअप भी होना चाहिए कि ताकि कंपनी को अल्टीमेटली जो है लॉस ना फेस करना पड़े, इन्वेस्टर्स को जो है आपकी वजह से लॉस ना फेस करना पड़े। तो उस तरह की चीज है। अगर आप कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो जो है आपकी मिनिमम अमाउंट जो है वो आपका इतना होना चाहिए। कैटेगरी 2 के लिए जो है आप अप्लाई करते हैं और कैटेगरी 3 में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है 50 लाख जो है आपको चाहिए होगा, और कैटेगरी 4 के लिए कोई बैकअप जो है आपको नहीं चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी prerequisite defined under clause D of rule 6 state that net worth of the applicant would be equal to more than 5 crore rupee while applying for registration। तो वही चीज यहाँ पर दी गई है आपको टेबल के जरिए। उसके बाद आते हैं ये कुछ डिस्क्रिप्शन है। फिर रूल नंबर 14 आ जाता है रिगार्डिंग प्रेजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड, कि भाई जो आपको अगर आप मान लीजिए इस तरह के मर्चेंट बैंकिंग के फील्ड में आ रहे हैं तो आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो किस तरह आपको मेंटेन करनी है। ईच मर्चेंट बैंकर विल मेंटेन एंड प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Each merchant banker will inform the board about the place all such documents are kept। बोर्ड को ये भी जो है मेंशन करना जरूरी है कि आपकी जो बुक्स हैं वो किधर किधर रखी गई हैं, आपके ऑफिस में है, ऑफिस से बाहर है, बैकअप बनाए हुए हैं, तो उस तरह की चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी पड़ेंगी। उसके बाद आते हैं लीड मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंटमेंट। तो रूल 18 के हिसाब से जो है ये पहले मर्चेंट बैंकर की अपॉइंटमेंट की जाती थी, लेकिन ये 2009 के बाद जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया है। उसके बाद रूल नंबर 20 डिफाइन करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं एक लीड मैनेजर की। अ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज हैंडेड ओवर टू द बोर्ड एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो 1 महीने पहले जो है वो बोर्ड को जो है आपकी एप्लीकेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की या स्टेटमेंट कह लीजिए वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन के 1 महीने पहले। एनी लीड मर्चेंट बैंकर विल नॉट बी रिलेटेड टू सच अ मर्चेंट बैंकर who does not hold the license related with the issue। तो जो अगर आपको लाइसेंस नहीं है तो उस तरह की आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नहीं कर सकते और आप जो है एक मर्चेंट बैंकर से जो है रिलेट भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो आते हैं हमारे आते हैं म्यूचुअल फंड्स। कि म्यूचुअल फंड क्या चीज होती है, कहां से इनका जो ओरिजिनेशन हुआ, इंडिया में क्या हिस्ट्री है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इट इज प्रोफिशिएंटली मैनेज्ड कंपनी that collects money from various investors and invest into different securities such as stocks, bonds, short-term money market instrument, etc. The fund exchanged through a corporate body is called mutual fund। तो इस तरह का जो फंड है जो कॉर्पोरेट बॉडी के थ्रू एक्सचेंज किया जा रहा है उसको आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड। द फंड मैनेजर ऑफ द कंपनी ट्रेड्स इन अंडरलाइंग सिक्योरिटी सच एज रियलाइज गेन और लॉसेस एंड पेड टू इन्वेस्टर्स। तो फंड मैनेजर का जो काम है वो ट्रेड करता है अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, हमारे उस तरह की जो सिक्योरिटीज हैं उनको फिर रियलाइज करता है, उनके अंदर जो गेन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उनको रियलाइज करके उनको सेल करके परचेज करके उस तरह की चीजें जो है वो करता है और उसके बाद जो अल्टीमेटली उनको इन्वेस्टर्स को पे कर देता है। टोटल फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू कॉल्ड यूनिट्स। तो जो टोटल फंड होते हैं म्यूचुअल फंड के उसको जो डिवाइडेड नंबर होता है उसको बोला जाता है यूनिट्स। जैसे आपके शेयर जो होते हैं वही डिवाइडेड यूनिट होता है, वैसे म्यूचुअल फंड्स की डिवाइडेड यूनिट को बोला जाता है यूनिट्स। Each investor whether large or small can enjoy the benefit of portfolio investment। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो है वो फायदा जो है वो लाभ जो है वो हर इन्वेस्टर उठा सकता है, तो उससे जो उसकी रिस्क है वो बैलेंस हो सकती है। तो हाई रिस्क सिक्योरिटी से लेकर लो रिस्क सिक्योरिटीज के अंदर अगर वो पैसा अपना इन्वेस्ट करता है तो उसकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है रिस्क की और रिटर्न की वो एक लेवल तक जो है स्टेबल की जा सकती है। उसके बाद सेबी की रेगुलेशंस है जो 1993 में आई थी म्यूचुअल फंड्स को लेकर। म्यूचुअल फंड एज अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट बाय अ स्पॉन्सर टू रेज मनीज
ये मनीज ही है, बस इसको लिखने का ढंग जो है थोड़ा अलग है। बाय द ट्रस्टीज थ्रू द सेल ऑफ यूनिट टू द पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो जाते हैं इसके यहाँ पर। म्यूचुअल फंड कैटर द नीड्स of the different investor who want to earn fixed income and who are growth oriented. The prime objective are म्यूचुअल फंड अट्रैक्ट पीपल फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग भी हो रही है और लोगों की जो है इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ इन्वेस्टर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अट्रैक्टिव डिविडेंड्स, तो इस तरह के जो है डिविडेंड्स जो है वो अगर आप अट्रैक्टिव डिविडेंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 लाख किसी ने इन्वेस्ट करा है और उस पर जो डिविडेंड है वो अच्छा खासा उसको मिल रहा है, मान लीजिए 10-15-20% तक का जो है इंटरेस्ट मिल जाएगा उसको इन्वेस्टमेंट पर, तो वो जो चीज़ है एक ल्यूक्रेटिव ऑफर जो बन जाता है वो बन जाता है लोगों के लिए। टू इन्वेस्ट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, आपका पैसा जो है आपने जो इन्वेस्ट करा है या आपका जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो जो है मल्टीप्लाई हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप एफडी की बात कर लीजिए तो लगभग कंपाउंडिंग के इफेक्ट से 7.5-8 साल जो है उसके पीरियड में जो आपने जितना पैसा भी जो इन्वेस्ट किया है वो आपका जो पैसा है डबल हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में चूंकि इस तरह की मार्केट में जो है आपके रेट्स जो है वो काफी हाई होते हैं इन कंट्रास्ट में जो आपके बैंक के रेट चल रहे हैं आजकल, तो इनसे जो है आपका जो मल्टीप्लीकेशन है कैपिटल का वो और जल्दी हो सकता है। उसके बाद जो है बैकग्राउंड डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में किस तरह का हमारे इंडिया में जो है वो किस तरह आया, हिस्ट्री क्या है उसकी, वो सब यहाँ पर डिस्कस होगा। इन इंडिया यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया विद अ स्पेशल एक्ट लॉन्च द आइडिया ऑफ म्यूचुअल फंड इन 1964, तो काफी पुराना आइडिया है, 1964 से चला आ रहा है। एंड ऑफर्ड यूएस 64 फर्स्ट स्कीम, यानी कि ये जो हमारी जो पहली म्यूचुअल फंड की स्कीम थी जिसका नाम था यूएस 64, उसको लॉन्च किया। देन यूटीआई होस्टेड द अदर फंड टू मोबिलाइज द सेविंग ऑफ द पब्लिक, कुछ फंड्स जो थे उनका इस्तेमाल किया गया ताकि जो लोगों की सेविंग्स हैं उनको जो है अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक टू परफॉर्म म्यूचुअल फंड्स फंक्शन इन 1987, तो 1964 के बाद जो है 1987 तक जो है गवर्नमेंट ने उनको बाकी जो अपने कमर्शियल बैंक्स थे उनको इस चीज की परमिशन दी कि आप भी म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं विद देयर सब्सिडरीज थ्रू द ऑल्टरेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो है 1987 में जो है चेंजेस लाए गए थे जिसके जो है तहत जो अपना कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी अब म्यूचुअल फंड्स में अपना जो है प्रोसेस जो है वो कर सकते थे। फर्स्ट म्यूचुअल फंड सेट अप बाय एसबीआई फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह से जो है प्रोसेस रहा था, सबसे पहले एसबीआई ने किया, फिर पीएनबी ने किया, फिर कैनरा ने किया, इस तरह जो है बाकी बैंक्स भी इस लाइन में शामिल हो गए। करंटली ऑन द एबिड हुसैन कमेटी, तो ये जो है कोई पर्सन है जिनकी कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है फॉरेन कंट्रीज को भी अलाउड किया था म्यूचुअल फंड सेटअप करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगिन वेरियस रेगुलेटरी मेथड विद सेबी एंड अदर एजेंसीज टू इंक्रीज द बेनिफिट टू द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जितना ज्यादा बेनिफिट जो है आप दिखाएंगे वो उतने ही ज्यादा पैसे जो है अपने इन्वेस्ट कर पाएंगे। 1993 में जो है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को जो है म्यूचुअल फंड में एंटर करने का ऑप्शन दे दिया गया था। अब तक जो है देखिए 1964 में सिर्फ यूटीआई था, 1987 में कमर्शियल बैंक्स को परमिशन दे दी और 1993 तक जो है आपके प्राइवेट सेक्टर्स को भी परमिशन दे दी गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। उसके बाद कुछ प्रोविजंस हैं म्यूचुअल फंड के वो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, सिलेक्शन ऑफ ट्रस्टी हो गया, एस्टैब्लिश ऑफ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी हो गया, और सिलेक्शन ऑफ कस्टोडियन। तो इनको पढ़ते हैं। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर म्यूचुअल फंड टू रजिस्टर अंडर सेबी फॉर इट्स स्पॉन्सर बिफोर इट स्टार्ट्स। तो सेबी जो है वो हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो जब तक कोई भी चीज जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो सेबी के थ्रू नहीं जाती आप जो है उसको मार्केट में फ्लोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आपका वो सेबी के थ्रू ही होता है। तो ये जो है सेबी जो है जब तक अपनी उसकी गुडविल जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर लेती है, क्रेडिबिलिटी नहीं है सेटिस्फाई कर लेती है, और इंटीग्रिटी नहीं जो है उससे वो सेटिस्फाई हो जाती है, तब तक जो है सेबी रजिस्ट्रेशन को अप्रूव नहीं करता। और वंस जब ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने की। उसके बाद आता है ट्रस्टी की सिलेक्शन करना। जो म्यूचुअल फंड आर सेटअप एज ट्रस्ट इन इंडिया, तो एक ट्रस्ट की तरह जो है इनको सेटअप किया जाता है। And therefore, it is necessary to appoint a knowledgeable, experienced, capable, and reputed trustees with approval of SEBI. तो ये चीज जो है की जाती है। Trustee has the power to monitor the working of various schemes and discharge AMC with the support of SEBI। तो जो है ट्रस्ट है उसके जो मेंबर्स हैं उनको ट्रस्टीज कहा जाता है। तो जब ट्रस्ट के मेंबर्स जो है वो एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड जो है लोग होंगे तो जो आपका ट्रस्ट का फंक्शन है और जो एएमसी का डिस्पर्सल है वो भी अच्छे से किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं एस्टैब्लिश एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड एएमसी मैनेजेस द फाइनेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम, फोकसेस ऑन रिसर्च, सर्व्स द इन्वेस्टर एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट। तो एएमसी का जो फंक्शन है वो यहाँ पर दिया गया है कि वो अलग अलग स्कीम्स में जो है फाइनेंस के एवेन्यूज ढूंढती है, रिसर्च करती है, और जो इन्वेस्टर्स है और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को जो है एक डायरेक्शन जो है गाइडलाइन जो है वो
देती है। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू एस्टैब्लिश एन एएमसी बाय द ट्रस्टी, तो ट्रस्टीज के द्वारा जो है एक एएमसी का निर्माण करना वो जरूरी हो जाता है। द मिनिमम नेटवर्थ विल नॉट बी लेस देन 10 करोड़ फॉर एन एएमसी, तो 10 करोड़ को अगर आपको सेटअप करना है तो उसके लिए नेटवर्थ जो है आपकी 10 करोड़ होनी चाहिए। इट ऑल्सो परफॉर्म्स कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड सबमिट्स द क्वार्टरली रिपोर्ट टू म्यूचुअल फंड्स, तो क्वार्टरली रिपोर्ट जो है म्यूचुअल फंड जो बॉडी है रेगुलेटरी उनको जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। सिलेक्शन ऑफ कस्टडियन, इट ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ कस्टडियन विद द अप्रूवल ऑफ सेबी, तो एक ऐसा आदमी जो कस्टडी प्रोवाइड कर सके चीजों की, सिक्योरिटीज की, वो भी जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है। नीड ऑफ म्यूचुअल फंड, जरूरतें क्या है म्यूचुअल फंड्स की। बेनिफिट ऑफ क्वालिफाइड मैनेजमेंट, तो आप देखिए आप जब कभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो चीजें हैं वो कभी समझ में आती हैं, कभी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आप अगर पैसा जो है कि इस तरह के म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को दे देंगे तो वहां पर आपको जो है एक एक्सपीरियंस और स्किल्ड लोगों का एक समूह मिल जाएगा जो आपके पैसे का ख्याल रख सकते हैं और आपको उन पर जो है भरोसा भी हो सकता है। Under this, experienced professionals supervise a portfolio of securities which is to be sold or purchased on the basis of market research, तो वो वहां पर बैठे ही इसलिए ताकि वो मार्केट को अच्छे से रिसर्च कर सके, एनालाइज कर सके, तो वो सारी चीजें जो है ध्यान में रखकर आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको जो है नुकसान कम से कम हो या जो है फायदा जो है ज्यादा से ज्यादा हो। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया था जो आपकी जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हाई रिस्क से लेकर लो रिस्क तक जो है इन्वेस्ट किया जाता है, तो कि जो आपकी रिस्क है ओवरऑल उसको स्टेबलाइज किया जा सके। तो इससे क्या होता है, आप अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उससे जो है आपको अलग अलग वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मिल सकते हैं। नॉलेज अबाउट वेरियस सिक्योरिटीज, तो अलग अलग सिक्योरिटीज हैं उनके बारे में आपको जो है नॉलेज भी मिल जाती है, वो सारी चीजें। कॉस्ट की रिडक्शन हो जाती है, हाई लिक्विडिटी हो जाती है। इट कंप्राइजेस ऑफ हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच कैन बी ट्रेडेड इजीली, जो आपके इंडेक्स फंड है, लिक्विड फंड है जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए निकालिए, वो चीजें जो है की जा सकती है। कन्वीनियंस है, बिल्कुल कन्वीनियंस, आपका पीस ऑफ माइंड रहता है कि आपने आपका जो पैसा है वो एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल हाथों के पास है और वो जो है इन्वेस्ट करेगा वो अच्छी जगह ही आपको इन्वेस्ट करके देगा। तो प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, तो वही बात है, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो एक सोल ओवरऑल पर्पस जो है वो रहता है इन सॉरी इन बॉडीज का। उसके बाद हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की कितने कितने तरह के जो है म्यूचुअल फंड्स इंडिया में जो है अवेलेबल है। तो हमारे पास है सबसे पहले क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, यानी कि जो फंड है वो एक स्पेसिफिक टारगेट को मीट करना चाहते हैं, अमाउंट और टाइम पीरियड। तो इस तरह के जो फंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं, वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है, अगर आपने नाम सुना है आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके एक ऐसे इस तरह का जो है म्यूचुअल फंड है जिसकी रिटर्न्स भी इनफैक्ट बहुत हाई हैं, तो आप देखेंगे उसको तो वो इसीलिए बनाया गया है ताकि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में जो है इन्वेस्ट किया जा सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वही चीजें हैं, वो क्लोज एंडेड जो है आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए जो है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करके लिए वो बनाए गए हैं। व्हेन द टारगेट एंड पीरियड आर कंप्लीटेड देन इन्वेस्टर कैन ऑब्टेन मोर यूनिट ऑफ mutual fund. When these unit of mutual fund are traded publicly, the prime goal of closed-ended fund is to create capital appreciation. उसके बाद आते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में है इनकम फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, तो इनको डिस्कस करते हैं। द फंड विच जनरेट रूटीन इनकम फॉर द इन्वेस्टमेंट पीरियोडिकली एंड डिक्लेयर डिविडेंड रेगुलरली, तो इस तरह के जो फंड्स हैं जो आपको एक रूटीन इनकम दे सकते हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया, सालाना डिविडेंड दे दिया, या अगर आप एक ओल्ड एज हैं तो इस तरह के आपके रिटायरमेंट फंड्स भी आ जाते हैं, तो उससे आपको जो है पेंशन की तरह आपको हर मंथ जो है कुछ ना कुछ अमाउंट जो है मिलता रहता है रिटर्न के तौर पर। ग्रोथ फंड आ जाते हैं, जो ग्रोथ है जो आपके पैसा है उसका कितना ग्रोथ हो सकता है वो देखते हैं, रिस्की होते हैं काफी ज्यादा वो चीज है। सच फंड फोकसेस प्राइमरली ऑन कैपिटल गेन्स, देयरफॉर द फंड नेस्ट एज इन्वेस्टमेंट। द मेन एम ऑफ द फंड इज टू मीट द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिक्लेयर डिविडेंड। इट इज हाई इनकम एंड हैविंग ग्रोथ एंड मोर रिस्की फंड। तो नेस्ट एग इसलिए बोला जाता है, अगर हैच हो गए तो आपको चिकन मिलेगा, अगर टूट गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए रिस्की जो है वो है। उसके बाद आता है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। इस तरह से जो आपके ग्रोथ फंड है, इनकम फंड है, इसके बीच का एक जरिया निकाल लिया गया ताकि आपकी जो है इनकम जो है काफी रिस्की भी ना हो और आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिलते रहे। स्पेशलाइज्ड फंड, दिस फंड फुलफिल द नीड ऑफ पर्टिकुलर, तो इस तरह के स्पेशल फंड्स हैं जो स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए बनाए गए हैं ताकि उन्हीं की डिमांड जो है वो पूरी कर सकें। जैसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, एमएफ। These are money market instrument having all characteristics of open-ended fund but with extremely liquid and security. तो open-ended market जो है उनकी जैसे growth fund जो था हाई रिस्की है वगैरह थे, लेकिन एट द सेम टाइम ये लिक्विड होते हैं, रिटर्न बहुत हाई होती है और आप इनके अंदर जब चाहे पैसा निकाल लीजिए, जब चाहे पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके अंदर, लॉक इन पीरियड नाम की जो रिस्ट्रिक्शन है वो इसके अंदर नहीं मिलती। उसके बाद आते हैं टैक्सेशन फंड्स के ऊपर। दीज फंड ऑफर टैक्स रिबेट इधर इन नेशनल, जैसे आपका जो है आपने सुना हो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, और जो है यूटीआई के कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ फंड्स हैं, तो उनमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है
अपनी इन्वेस्टमेंट की डिडक्शंस जो है टैक्स में से मिल सकती है, कुछ आपको एक टीसी की मिल सकती हैं, कुछ और जो चीज़ें हैं उनकी मिल सकती हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, जो है नेट एसेट वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी जो म्यूचुअल फंड है उसको किस तरह से जो है हम वैल्यू करते हैं, उनकी वैल्यूएशन किस तरह होती है। देखिए, कोई भी स्टॉक होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो ट्रेडेबल आपकी जो चीजें हैं उनका हो सकता है। जैसे आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से डील करता था, उसके अंदर आप एक कॉर्पोरेशन के अंदर जो इन्वेंट्रीज हैं या स्टॉक पड़ा है उसको किस तरह वैल्यू करेंगे, जो रॉ मटेरियल है उसको किस वैल्यू पर लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को किस वैल्यू पर लिखेंगे, और जो फिनिश्ड गुड्स है उसको किस वैल्यू पर आप अपनी बुक्स के अंदर एंटर करेंगे। सिमिलरली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इन एजेंसीज के लिए जो है स्टॉक बन जाता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पर उसी में ट्रेड करते हैं, इनकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो वही है। तो उसको वैल्यू करने के जो कुछ तरीके हैं वही हैं। तो हमारी जो सिलेबस में जो वैल्यूएशन का तरीका दिया है वो दिया है नेट एसेट वैल्यू मेथड। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल कंपिटेंस ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल funds. The fundamental value of a unit in a meticulous method is termed as net asset value, which will be obtained after the trade to the mutual fund corporation. तो उसका कुछ तरीके हैं। ये रहा हमारा एनएवी का फॉर्मूला, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स की, जो एसेट है अंडरलाइन जिनके अंदर इन्वेस्ट किया गया है उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, माइनस कर देंगे म्यूचुअल फंड की जो है लायबिलिटीज कितनी आ सकती हैं, और उसको टोटल नंबर ऑफ जो हमारे आउटस्टैंडिंग यूनिट है म्यूचुअल फंड के उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी नेट एसेट वैल्यू जो है म्यूचुअल फंड को वैल्यू करने की वो हमें आ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो वो चीज से हमें एनएवी जो है वो मिल जाएगी। तो कैपिटल स्ट्रोक इट कंप्राइजेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और रिडम्पशन द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनएवी आर डिविडेंड इनकम, कैपिटल चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ रिटर्न ऑन इनकम, टैक्स ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फिक्स्ड। तो ये चीजें हैं जो आपकी एनएवी का पार्ट बन जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है अपने म्यूचुअल फंड्स डिस्कस कर लिए, उससे पहले जो मर्चेंट बैंकिंग को डिस्कस कर लिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, क्या क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कौन कौन से जो है टीयर्स हो सकते हैं कि भाई किस जो है आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, क्या बनना है, उस तरह की जो चीजें हैं वो आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कस कर ली है। एनएवी जो है म्यूचुअल फंड का वो डिस्कस कर लिया है, म्यूचुअल फंड इंडिया में कब आए, किस किस के द्वारा लाए गए, वो सब जो है डिस्कस हमने आज किया है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको जो आज का लेक्चर है वो पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अपने अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। धन्यवाद।